गुड इवनिंग सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटी के डिस्कस कर लिए थे। अभी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की डिस्कस कर रहे थे। आज ज्योग्राफी सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ज्योग्राफी हिस्ट्री के बाद फिर अगली क्लास से हम लोग जनरल साइंस के भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है रिवीजन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। इस टाइम कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और जो भी पढ़ा है अब रिवीजन पे फोकस करें ना। नया पढ़ने की जगह बेटर रहेगा कि जो पढ़ चुके हैं वो इंश्योर कर लें कि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेस ऑफ द सन? श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। Which of the following place has never got the vertical rays of the sun? तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो मतलब क्या है ये समझो आप, फिर उसके बाद इसका आंसर क्या होता है ये सोचो आप। हाँ जी सर। ऑलराइट। देखो इसका मतलब क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। देखो होता क्या है आपका, ये, हाँ, ये मान लो इस तरह से आपका अर्थ होता है, ठीक है। बीच में एक लैटिट्यूड जाता है जिसे कहते हैं 0 डिग्री, और आपने एक ऊपर लैटिट्यूड पढ़ा होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और एक नीचे लैटिट्यूड पड़ा होगा 23.5 डिग्री साउथ, जो कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दो लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? देखो ये दो लैटिट्यूड्स का मतलब ये होता है कि सन रेज हमेशा मैक्सिमम 90 डिग्री पर इस पॉइंट तक पहुंचेंगे, ठीक है। सनरेज जो मैक्सिमम होंगे वो कैंसर से कैप्रिकॉर्न इस रीजन के बीच रहने वाली हैं। इस रीजन के बियॉन्ड हमेशा सनलाइट कभी भी सीधी नहीं जाएगी, हमेशा इस तरह से ओब्लिक होकर जाएगी, ठीक है। तो ये रीजन आपका रहता है रीजन विद द मैक्सिमम सनलाइट। तो अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चलता है ना सोलर एनर्जी का, तो उसमें हमारा जो सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग का टारगेट रहता है वो यही वाला रीजन रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो आपकी सनलाइट होगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न तक जाएगी। और सनलाइट किसी भी पर्सन को मैक्सिमम कब फील होगी, जब उसके ओवरहेड डायरेक्ट पड़ेगी, ठीक है। अगर सनलाइट इस तरह से थोड़ा सा इंक्लाइंड होके उसको इम्पैक्ट करती है तो उसकी इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा सनलाइट कब इम्पैक्ट करती है, जब डायरेक्ट 90 डिग्री पर पड़ती है। तो सनलाइट और अर्थ की ज्योमेट्री इस तरह से है कि मैक्सिमम सनलाइट जो 90 डिग्री पे पड़ सकती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच है। इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो कभी भी सनलाइट 90 डिग्री पर नहीं पड़ेगी। इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर जाओ या इधर जाओ तो आपको वहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। तो ये रीजन ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, मैक्सिमम हीट वाला। और इसके बियॉन्ड इधर चले जाओगे तो टेम्परेट कहलाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम हो जाता है क्योंकि कभी भी यहाँ पर 90 डिग्री पे सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यानी 90 डिग्री पे सनलाइट जो मिलेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच ही मिलेगी।
अब आप इंडिया के मैप पे आ जाओ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन है, ठीक है। यानी इनसे ऊपर जितने भी इलाके हैं वहां पर कभी भी ओवरहेड सनलाइट नहीं होगी, वहां पर कभी भी 90 डिग्री पे सनलाइट नहीं गिरने वाली है, ठीक है। अब आप ये सारे ऑप्शन देखो, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ये सब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आते हैं, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री पे एक ना एक दिन सनलाइट मिलेगी 90 डिग्री पे। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप जाओ, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला रीजन है, ये टेम्परेट रीजन में आता है, तो यहाँ पर कभी भी आपको ओवरहेड 90 डिग्री वाली सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन? करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो श्रीनगर हमने कैसे आइडेंटिफाई करा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रेस्पेक्ट में। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ये और कोई डाउट है तो बताइए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे एक्चुअल में? ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेडक्लिफ लाइन? डैनियल रेडक्लिफ ने किन दो कंट्रीज के बीच की बाउंड्री बनाई थी? रेडक्लिफ लाइन, बहुत आसान सवाल है, किन दो कंट्री के बीच की लाइन रेडक्लिफ लाइन से बनी थी? बिल्कुल, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है वो आपका रेडक्लिफ लाइन के बीच बनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द डुरांड लाइन? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द डुरांड लाइन? क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। देखो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आया था, यूडीसी में आ चुका है, 2 साल पहले यूडीसी में आ चुका है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पहले ये जो ब्रिटिशर्स ने टाइम बनाई थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की ये आपकी मान सकते हो लाइन थी, तो पहले ये वाली जो लाइन है ये आपका डुरांड लाइन है। लेकिन ये वाला हिस्सा पहले इंडिया का पार्ट होता था, तो पहले ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री थी, डुरांड कमीशन बैठा था। लेकिन जब पाकिस्तान एक सेपरेट कंट्री बन गया, तो ये जो डुरांड लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन कहलाने लगी, ठीक है। तो अगर आज के टाइम में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डुरांड लाइन किन दो कंट्रीज के बीच की लाइन है, तो खट से आंसर दे देना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये ऑलरेडी आपका कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लास्ट अभी तक मुझे याद है यूडीसी में पूछा था ये 2021 में जो यूडीसी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये इंडिया अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन कहलाती थी, बट अब आप इसको किसका कहोगे? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच का लाइन, ठीक है। मार्गो कार्डो जी क्लियर है? ऑल राइट, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ सर। क्वेश्चन नंबर 4। वेयर इज द इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री? वैसे तो ये बंद हो गया दक्षिण गंगोत्री, इसकी जगह दूसरा आ गया, मैं बता दूंगा कौन क्या नाम है उसका। तो आपको ही बताना ये कहाँ पर लोकेटेड है।
इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, कहाँ पर है? हिमालयास पे है, इंडियन ओशन में है, अरेबियन सी में है, या आपका अंटार्कटिका में है? इसमें कंफ्यूज किस बात पे हैं आप? हम्म। दक्षिण गंगोत्री। सी सी सी। अभी हम अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करते हैं, सबसे कम बाउंड्री हम अफगानिस्तान से शेयर करते हैं। वो कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के बीच की बाउंड्री है, ठीक है। तो वो हिस्सा भी डूरांड लाइन में आ जाता है, लेकिन मोरल जो मेजॉरिटी हिस्सा है वो पाकिस्तान के साथ कवर होता है ना। अफगानिस्तान का जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो पाकिस्तान के साथ अब कवर होती है। अभी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान करेक्ट आंसर माना जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डुरांड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान का बिल्कुल भी नहीं है, है थोड़ा सा हिस्सा स्ट्रेच करता है, लेकिन जो मेजोरिटी पोर्शन है वो पाकिस्तान के साथ होता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान मान लिया जाता है। हाँ, तो दक्षिण गंगोत्री की अगर हम बात करें तो दक्षिण गंगोत्री आपका कहाँ पर है? अंटार्कटिका में, ठीक है। 1983 में हमने अपना पहला अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन खोला था, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री को बंद करके 1989 में हमने एक नया रिसर्च स्टेशन बनाया, मैत्री, ठीक है, 1989 में। और उसके बाद अभी लेटेस्ट हमने रिसर्च स्टेशन 2012 में खोला है, भारती। तो ये तीन नाम याद रखना, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ये तीनों क्या है? ये रिसर्च स्टेशन के नाम है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? अंटार्कटिका में लोकेटेड है, ठीक है। तो अर्थ की जियोलॉजी से रिलेटेड सवाल जो भी है ना, ओशन की फॉर्मेशन से रिलेटेड, अर्थ की फॉर्मेशन से रिलेटेड चीजें हैं, ये सारा रिसर्च आपका यहाँ अंटार्कटिका में चलता रहता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स हैं, तो हमारे भी रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह का आएगा, डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं, रिसर्च स्टेशन का नाम देगा और लोकेशन पूछ लेगा कि किस लोकेशन पे ये लोकेटेड है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या बिहार? विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? बताइए। शुगर बॉल ऑफ इंडिया उसे कहते हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया है, ठीक है। इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन है? तो दैट इज योर उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश को कहा जाता है शुगर बॉल ऑफ इंडिया। बिल्कुल, उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाँ जी सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, 5 यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए, इसमें और कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? देखो, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी सवाल आता है तो उसमें वो डुरांड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ही एग्जामिनर करेक्ट मानते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस आ भी चुके हैं कई बार, ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन किस किस के बीच की बाउंड्री? इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड चाइना, बताइए। मैकमोहन लाइन किन दो कंट्रीज को डिवाइड करती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इज इंडिया एंड चाइना। तो आज के टाइम में तो हम कहते हैं इंडिया एंड चाइना, बट पहले ये जो मैकमोहन बाउंड्री बनी थी, ठीक है, ये मैकमोहन बाउंड्री आपका जब बनी थी तब ये इंडिया और तिब्बत के बीच की बाउंड्री होती थी, ठीक है। ये इंडिया और तिब्बत के बीच की बाउंड्री होती थी मैकमोहन लाइन, ब्रिटिशर्स बना गए थे। फिर बाद में जब चाइना का कब्जा हो गया तिब्बत पे, तो ये इंडिया और चाइना के बीच की बाउंड्री कहलाने लगी। और इसी को लेके डिबेट है, क्योंकि चाइना मानता है कि तिब्बत ने ठीक हिसाब से बाउंड्री को फॉर्मुलेट नहीं कर पाया था, तो चाइना उस बाउंड्री को नहीं मानता है जो तिब्बत और इंडिया का जिस पर एग्रीमेंट हुआ था। तिब्बत और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था मैकमोहन लाइन पे, और चाइना उस एग्रीमेंट को मानता नहीं है। इसीलिए इंडिया चाइना बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, खास तौर से अरुणाचल प्रदेश को लेकर, ठीक है। तो जो आपका ईस्टर्न इंडिया वाला हिस्सा है, तो उसमें वो जो चाइना के साथ हमारा बॉर्डर है, वो कहलाता है आपका मैकमोहन लाइन। तो वन वर्ड हमेशा याद रखना, कभी भी मैकमोहन लाइन, वैसे मोहन नहीं होता, मैकमोहन होता है। मैकमोहन लाइन के बारे में अगर पूछे तो किसके बीच में है? इंडिया और चाइना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? हाईएस्ट का मतलब है टॉलेस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। टॉलेस्ट दो तरह से सवाल बनाता है, टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट। पीडीएफ में रेगुलर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है, पीडीएफ आपका व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है। इन केस अगर आपको फिर भी पीडीएफ ना मिल रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना 9990 784 642 पे, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ ना मिल रहा हो, भेज दूंगा मैं पीडीएफ, ठीक है। तो भाखड़ा डैम है, पूरा नाम उसका, ये दो डैम मिलके बनते हैं भाखड़ा नंगल। एक है नागार्जुन सागर डैम, एक है हीराकुड डैम, एक है तहरी डैम। तो वो हाईएस्ट डैम पूछ रहा है, हाईएस्ट मतलब टॉलेस्ट डैम की सर बात कर रहा है। तो टॉलेस्ट डैम की अगर हम बात करें तो इट इज तहरी डैम। इंडिया में जो तहरी डैम इज द हाईएस्ट डैम, या कह लो तो टॉलेस्ट डैम। हाइट है उसकी 260.5 मीटर, ठीक है, एंड 12th टॉलेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड में कौन सी रिवर है? भागीरथी रिवर है, ठीक है। कौन सी रिवर पे है सर ये? भागीरथी रिवर पर लोकेटेड है। पिछली क्लास में याद होगा आपको, हम लोगों ने पढ़ा था अलकनंदा और भागीरथी, ये दो रिवर मिलके क्या बनाती हैं? गंगा बनाती हैं, ठीक है। भागीरथी का ओरिजिन बता सकता है कोई? भागीरथी का ओरिजिन बता सकता है कोई? राखिनी चाक जी ने मैसेज रिप्लाई नहीं किया। तो आप ना एक बार फिर से मेरे को रिमाइंड करा देना। कई बार क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं ना, तो वो जैसे ग्रुप्स में लिंक शेयर होती है ना, तो ये उसके चक्कर में जो मैसेज आए हुए होते हैं वो बहुत पीछे निकल जाते हैं, तो कभी कभी स्किप हो जाता है। तो आप एक बार फिर से मेरे को मैसेज कर देना, है ना। अगर रिप्लाई ना आया करे तो रिमाइंड करा दिया करें आप लोग, है ना। ओरिजिन ऑफ भागीरथी रिवर बताइए। ये कल पढ़ के आए हैं ना, तो उम्मीद करते थे वो कल आपने पढ़ा होगा तो बता पाओगे। चोराबारी नहीं है सर।
भागीरथी ओरिजिनेट होती है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। और अगर माउंटेन पीक पूछे तो गौमुख, माउंटेन पीक पूछे तो गौमुख, और ग्लेशियर पूछे तो गंगोत्री ग्लेशियर। ये ओरिजिन होता है भागीरथी रिवर का, ठीक है। क्लास मिस कर दी थी तो पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया ना। अब ये मत कहो आपकी क्लास मिस कर दी थी, ये सब चीजें तो पहले भी तो पढ़ी होगी ना आपने। ऐसा तो है नहीं कि कल मैं पढ़ा रहा था, कल मैं रिवीजन क्लास ले रहा था, वो भी रिवीजन क्लास चल रही है, ये सब आपके ऑलरेडी सिलेबस में हो चुका है, ठीक है। तो दो तरह के डैम होते हैं, एक तो होता है टॉलेस्ट, एक होता है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट डैम की अगर हम बात करें तो वही हीराकुद डैम। कुछ लोगों ने कंफ्यूज होकर हीराकुद डैम लगाया था आंसर, तो ध्यान करना ही, ध्यान रखिएगा, हीराकुद डैम टॉलेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है। देखो इसका नाम नाम भी लंबा है ना, तहरी के कंपैरिजन में नाम भी लंबा है हीराकुद, तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट डैम है। इसकी लेंथ कितनी, 25.79 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कौन सी नदी पर है, महानदी पर है। कहाँ पर है सर, ये महानदी पर है। ये लॉन्गेस्ट डैम हो जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के सवाल बनते हैं, एक बनता है टॉलेस्ट डैम या फिर एक बनता है लॉन्गेस्ट डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया। चार हिल्स के नाम दिए हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई, कार्डेमन। इनमें से पूछ रहा है सदर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा साउथ में पाई जाने वाली कौन सी हिल है, बताइए सर। निम्न में से लिखी हुई हिल्स में से सदर्न मोस्ट हिल कौन सी कहलाएगी। तो एक निमोनिक याद रखना, एएनसी। जो आपका इंडिया में, अगर सदर्न इंडिया में बात करो तो ये तमिलनाडु है और ये आपका केरला है, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरला का जो बॉर्डर है उस पे तीन हिल्स तो आपको मिलती हैं, एएनसी। एएनसी बोले तो अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डेमन, ठीक है। अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमन। तो जो आपका ये क्या कहते हैं, तमिलनाडु और केरला, इनका जो बॉर्डर है, यहाँ पर आपको तीन हिल्स मिलती हैं, एएनसी, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमन। तो ऑब्वियसली बात है, सबसे सदर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी, इट विल बी कार्डेमन हिल्स, ठीक है, इट विल बी कार्डेमन हिल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपको दिख जाएगी कार्डेमन हिल्स, ठीक है। तो ध्यान रखना सदर्न मोस्ट में कौन सी आ जाती है, कार्डेमन हिल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सह्याद्री। सह्याद्री को और क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अरावलीज, बारबरन, नागार्जुन हिल्स। ये भी क्वेश्चन देखो आसान है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने न्यूज वगैरह भी पढ़ी होगी तो ये बता दोगे। सह्याद्री किसे कहते हैं। बिल्कुल सर, सह्याद्री किसे कहते हैं, वेस्टर्न घाट्स को, ठीक है। सह्याद्री किसे कहते हैं, हम वेस्टर्न घाट्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ये पूर्वांचल हिल्स के नाम है। पहला ऑप्शन कह रहा है मिरी हिल्स इन अरुणाचल, मिकिर हिल्स इन आसाम, लुशाई इन मिजोरम, अबोर इन मेघालय। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, चार ऑप्शन है, इन चार में से करेक्ट आंसर बताइए पहले तो। मिरी हिल्स अरुणाचल, मिकिर आसाम, लुशाई मिजोरम, अबोर मेघालय। ये चार में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सर। देखो ये तो मैंने कल ही हम लोगों ने डिस्कस करा था, याद करो, डीएमईएम, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये कहाँ पर है,
ये अरुणाचल में, ठीक है। इधर डाफला है, फिर मिरी है, फिर अबोर है, फिर मिश्मी। डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये 4 हिल्स तो अरुणाचल में है। तो अबोर कैसे मेघालय में पहुंच गई? तो इनकरेक्ट वाला कौन सा है? डी है, ठीक है। देखो जहां पर लिखा हो ना नॉट करेक्टली मैच, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। एग्जाम में ये जरूर देख लेना नॉट वर्ड तो यूज नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़ने में क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम पढ़ते हैं और हमारे पढ़ने में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। पहला ऑप्शन देगा मिरी हिल्स, लगा दिया अरुणाचल प्रदेश, आगे बढ़ के चले आए। बाद में जब घर आए तो पता चला नॉट भी लगा था, हम गलत आंसर टिक कर आए। तो इस तरह की सिली मिस्टेक से बचने के लिए हमेशा ये नॉट वर्ड जरूर चेक कर लेना, ये तो नहीं लिखा है, ठीक है। तो डीएम एम, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये आपको कहाँ मिलेंगी? मेघालय में मिलेंगी। इधर मिकिर हिल्स आपको किधर मिलेंगी? ये आसाम में मिलेंगी। सॉरी, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी अरुणाचल में मिलेंगी, ठीक है। मेघालय में जो फेमस हिल्स हैं वो 3 नाम ध्यान रखना, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये क्या है? ये आपकी मेघालय की हिल्स हैं, ठीक है। तो मिरी हिल्स बिल्कुल अरुणाचल, मिकिर हिल्स आसाम, लुशाई हिल्स भी आपको मिजोरम में मिलेंगी और अबोर हिल्स भी अरुणाचल में मिलेंगी, नॉट इन मेघालय, ठीक है। चलो तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन हो गए सर, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम द विंटर डिस्टर्ब, सॉरी ये विंटर कह लो, हाँ, या फिर विंटर वर्ड भी यूज हो जाता है, या फिर इसकी जगह कल आपने पढ़ा होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। कल एक वर्ड पढ़ा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसी पे सवाल है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कौन रेनफॉल रिसीव करता है? पंजाब, केरला, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स। कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जो साउथ वेस्ट मानसून है वो किसको इम्पैक्ट करता है? वेस्टर्न घाट्स को, नॉर्थ ईस्ट को, अंडमान निकोबार को, ठीक है। और रिट्रीटिंग मानसून है वो तमिलनाडु को इम्पैक्ट करता है। और यहाँ से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और आपका दिल्ली हो गया, ठीक है। तो राजस्थान और दिल्ली तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ये केरला और ये तमिलनाडु, सॉरी ये वेस्टर्न घाट्स, ये तो साउथ वेस्ट मानसून से ही रेनफॉल रिसीव करेंगे। तमिलनाडु विंटर में रिट्रीटिंग मानसून, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा उससे रिसीव करेगा। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है उसका इम्पैक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो सर्दी में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से, उसका इम्पैक्ट हमें पंजाब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following states has the longest coastline? Goa, Gujarat, Andhra Pradesh, Kerala. Which of the following states has the longest coastline? गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना विच स्टेट इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो बिल्कुल इट इज गुजरात, ठीक है। इसको रट लेना, अभी याद कर लेना, ठीक है। अपने हाथ पे टैटू बनवा लेना, कुछ भी करना, इसको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? गुजरात। नहीं तो नैरो लेक का पेंट लाएंगे और घर की दीवारों पे लिखवा देंगे गुजरात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट, ठीक है, क्या आ गया? डू नॉट, नॉट वर्ड ध्यान रखना। डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रिवर बे ऑफ बंगाल में अपना पानी नहीं छोड़ती है? ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पानी नहीं छोड़ती है। 11 AM पे ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास होगा, उसमें मैंने मैम को बोला है आज वो आपको सोलर सिस्टम रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल उस पर
एक से दो सवाल देखने को मिल ही रहे हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पीएसएसबी के। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए मैंने उनसे बोल दिया आज आपका सोलर सिस्टम वाला पार्ट आपको रिवाइज करा दिया जाए, ठीक है। चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिस्चार्ज इज वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। हाँ, देखो, महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सदर्न इंडिया की रिवर्स हैं। ये सब पानी कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? बे ऑफ बंगाल में। और ये सब डेल्टा बनाती हैं, और ये सब पानी कहाँ डिस्चार्ज करती हैं? आपका बे ऑफ बंगाल में। फिर कुछ रिवर्स लाइक जैसे नर्मदा है, ठीक है, माही है, लूनी है, ताप्ती है, ठीक है, तापी भी बोल देते हैं, ताप्ती भी बोल देते हैं, दोनों ही ठीक है। तो नर्मदा हो गई, माही हो गई, लूनी हो गई, तापी हो गई, ये कुछ रिवर्स हैं जो किधर फ्लो करती हैं? वेस्टर्न साइड फ्लो करती है। इनको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहते हैं। ये वेस्ट है ना, तो इधर वाली ये रिवर्स क्या कहलाती हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पानी कहाँ रिलीज करती हैं? वो अरेबियन सी में पानी रिलीज करती हैं, ठीक है। वो इधर से होके जाती है, यहाँ पे एक गल्फ ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात, या फिर उसको कैम्बे भी कह देते हैं, कैम्बे। तो वहां से होते हुए ये रिवर्स किधर जाएंगी? अरेबियन सी में चली जाएंगी, ठीक है। तो महानदी बे ऑफ बंगाल में जाएगी, कावेरी बे ऑफ बंगाल में जाएगी, गोदावरी बे ऑफ बंगाल में जाएगी। तो अरेबियन सी में कौन सी रिवर आएगी? ताप्ती आएगी, ठीक है। अरेबियन सी में कौन सी रिवर आएगी? ताप्ती आएगी। तो ताप्ती डज नॉट डिस्चार्ज इज वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी का क्लास 11 AM पर होगा, ठीक है, ज्योग्राफी का क्लास 11 AM पर होगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, तो यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़े। अल नैनो मैं अलग से वीडियो बना के भेज दूंगा, उसमें टाइम लगेगा ना, उसमें पूरा बिल्कुल बेसिक समझाना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे, है ना। और एल नीनो तो अभी काम भी नहीं आएगा आपको किसी तरह का, ठीक है। तो एग्जाम बाद उसके बारे में बात करें तो वो ज्यादा बेटर है। ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। हु इज नोन एज द स्लेव ऑफ अ स्लेव। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद ऑफ गजनी, इल्तुतमिश, या कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ जी, इसमें चार ऑप्शन है, तो बताओ आप। स्लेव ऑफ अ स्लेव यानी गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ओके, इल्तुतमिश, बिल्कुल। इल्तुतमिश कौन था? तो देखो, आपका 900 AD तक आपको याद होगा, है ना। ये आपका जो 10th सेंचुरी तक आते आते ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, कन्नौज को लेकर लड़ाई चल रही थी। गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रीय कुटास, ये तीनों आपस में फाइट कर रहे थे। इसके बाद हमने कहा था गुर्जर प्रतिहारास जीत जाएंगे, और गुर्जर प्रतिहारास आगे चल के बट जाएंगे। इसमें से कुछ चौहान बनेंगे, ये कुछ आपका
परमार बनेंगे, है ना, कुछ अलग अलग तरीके से ये बढ़ते चले जाएंगे। फिर बाद में जाके बस अलग अलग छोटे छोटे राजपूतों के क्लेम्स बढ़ जाएंगे, मतलब अलग अलग छोटे छोटे सबके अंपायर होंगे, दिल्ली अलग पावर होगी, अजमेर अलग होगी, इस तरह से सब बटे हुए होंगे। बट एक जो सबसे पावरफुल राजा था वो था आपका पृथ्वीराज चौहान अजमेर में, बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर 1192 एडी में, वैसे तो 91 एडी में गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज ने, बट 92 एडी में जब दोबारा अटैक होगा तो सेकंड बैटल ऑफ तरेन में गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। तो यहाँ से अजमेर में जो पृथ्वीराज चौहान की पावर थी वो खत्म हो जाएगी, और यहाँ से सेंट्रल एशिया का रास्ता खुल जाएगा इंडिया में आना का। सेंट्रल एशियंस इंडिया में आना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर बहुत लूट मार मचाई जाएगी, जो आपका गजनी है ये आपका बहुत लूट मार मचाएगा, लूट मार, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका ये अपना एक स्लेव इंडिया में छोड़ जाएगा, पहले लाहौर, और लाहौर से वो शिफ्ट हो जाएगा दिल्ली। तो ये अपने एक स्लेव को बैठा के जाता है, उस स्लेव का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। उस स्लेव का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद गौरी इंडिया से तो चला जाएगा, वो अफगानिस्तान साइड ही रहेगा, बट वो अपना एक, सॉरी सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने एक स्लेव को छोड़ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर एक नई डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करेगा 1206 से। तो ये ज्यादा नहीं, 4 साल जी पाया था, 1206 से 1210 इसका अंपायर चला। तो इस इतने टाइम पीरियड तक इसने रूल करा। फिर इसने अपने स्लेव जो था, इसके स्लेव थे इल्ततमिश, इल्ततमिश को गद्दी पे बैठा दिया, ठीक है। मोहम्मद गौरी के टाइम से स्लेव का कंसेप्ट चलता था कि गौरी क्या करता था, वो अपने बेटों पे कम भरोसा करता था, अपने स्लेव्स पे ज्यादा भरोसा करता था। तो इसीलिए वो जो पावर देता था अपने स्लेव्स को देता था। तो मोहम्मद गौरी ने किसको बैठाया, ऐबक को बैठाया, और ऐबक ने किसको बैठाया, इल्ततमिश को बैठाया, ठीक है। तो इल्ततमिश कौन है, स्लेव ऑफ अ स्लेव। ऐबक खुद गौरी का स्लेव था और उसका स्लेव है इल्ततमिश, तो स्लेव ऑफ अ स्लेव कहलाता था इल्ततमिश। तो 1210 से किसका रूल चलेगा, 1210 से रूल चलेगा इल्ततमिश का। इल्ततमिश के टाइम से आप मान सकते हो कि इंडिपेंडेंट सोसाइटी चलेगी, है ना। ऐबक तो फिर भी गोरी के गुलाम था, तो उसके अंडर में काम कर रहा था। तो अब जो पावर कंसोलिडेशन होगा, पावर इस्टेब्लिशमेंट होगा, पावर स्ट्रक्चर होगा, वो मेन काम अब आपका कौन करेगा, इल्ततमिश करेगा। यानी हमेशा से एक रहता है, कोई भी डायनेस्टी रहती है तो पहला रूलर सिर्फ नाम क्रिएट करके जाता है, उसको एक्सपेंड करना, उसको कंसोलिडेट करना, ये कौन करता है, सेकंड जो रूलर आता है वो करता है। जैसे आपने गुप्ता डायनेस्टी में भी देखा, चंद्रगुप्त वन बस नाम क्रिएट कर गए, उसको फैलाया किसने, समुद्र गुप्त ने फैलाया, ठीक है। तो हमेशा जनरली इस तरह का डायनेस्टीज में सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्लेव ऑफ अ स्लेव किसे कहा जाएगा, इल्ततमिश। और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है, और दिल्ली सल्तनत में ये डायनेस्टी क्या कहलाती है, स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं इसको, ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, या फिर आपका इलबरी डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो तीनों इसी के नाम है, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी, या फिर इलबरी डायनेस्टी, ठीक है। फिर आगे इल्ततमिश के बाद उसकी बेटी आएगी, फिर आगे की कहानी चलेगी, ठीक है। बख्तियार खिलजी नहीं था, बख्तियार खिलजी रूलर नहीं था, वो एक गवर्नर था, ठीक है, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी पे अटैक किया था। बख्तियार खिलजी की अलग कहानी है, ठीक है। तो हु इज नोन एज अ स्लेव ऑफ ए स्लेव, करेक्ट आंसर इज इल्ततमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड व्हाइल प्लेइंग द चौगान। चौगान मतलब पोलो, पोलो खेलते खेलते किसकी डेथ हुई थी। हाँ जी, पोलो खेलते खेलते किसकी डेथ हुई थी। तो अभी जो मैंने आपको बताया ना, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक चला,
तो वो 1210 में एक्चुअली उसकी पोलो खेलते खेलते डेथ हो गई थी, इसलिए 1210 में उसकी मौत हो गई। फिर उसकी जगह किसने गद्दी संभाली? इल्तुतमिश ने संभाली। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए सबसे फेमस है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। हंसने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, हंसी आ रही है, ओके। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वाज बिल्ट बाय अकबर इन 1602। रीजन कह रहा है ही वांटेड टू कोमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात। मतलब बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी एक एरिया है आगरा के ही अंदर आता है। ठीक है, आगरा के ही अंदर एक एरिया आता है फतेहपुर सीकरी। तो वहां पर एक बुलंद दरवाजा बना हुआ है। तो वो अकबर ने 1602 में बनवाया था। असर्शन, रीजन दिया गया है, ये इसलिए बनवाया था क्योंकि वो अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता था, जो अभी उसने गुजरात जीता था। गुजरात जीता था तो उस जीत का जश्न मनाना चाहता था। तो बताना है कि स्टेटमेंट ए कह रहा है कि दोनों सही बातें हैं और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है दोनों सही हैं बट रीजन इज नॉट करेक्ट। सी कह रहा है ए ट्रू आर फॉल्स, डी कह रहा है ए फॉल्स आर ट्रू। बताइए सर। दोनों ही सही बात है। एक बार अच्छे से फिर सोच लो, कोई गलती तो नहीं है क्वेश्चन में। अच्छे से सोच लो। हाँ जी, 16 बिल्कुल सही बात। 1600 आंसर नहीं है इसका। ठीक है, 1600 एक्चुअली ये भी गलत लिखा है। 1575। ठीक है, 1575। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया डेट की वजह से, बाकी सब तो ठीक है, डेट की वजह से गलत हो गया। और ये बात तो सही है कि गुजरात विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। तो व्हेन वाज इट बिल्ट, तो 1575 में ये आपका उसने बनवाया था। तो ये आगरा में लोकेटेड है। ठीक है, तो बस ईयर से वो गलत हो गया, अदरवाइज वो स्टेटमेंट ठीक था। तो वो 1602 नहीं है। ठीक है, बाकी सब तो वो ठीक है। बाकी ये बात सही है, हाँ, गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए ये गेट बनवाया गया था। क्लियर है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कुतुबुद्दीन अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश कुतुब मीनार, अलाउद्दीन हौज खास, फिरोज तुगलक तुगलकाबाद। मतलब ये चार लोकेशंस दी गई हैं और ये उनके आर्किटेक्ट मतलब बनाने वाले दिए गए हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, इनमें से कौन सी चीज किसने नहीं बनवाई है। तो सोच के आसानी से आराम से जवाब दो। हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक अभी हम लोगों ने देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था आपका? वो स्लेव डायनेस्टी का राजा था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। ये एक्चुअली एक मंदिर था, इसको इससे मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था। और जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवाई थी, बट उसे कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करवा दी थी, बट वो पोलो खेलते खेलते चला गया था, तो उसको फिर कंप्लीट इल्तुतमिश ने करवाया था। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने हौस खास डेवलप करवाया था। दिल्ली में एक एरिया है, वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बना हुआ था। खिलजी कब आएगा? जब ये आपका कुतुबुद्दीन देन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटी बैठती है रजिया सुल्तान, ज्यादा रूल नहीं है, फिर बहरम शाह, नसीरुद्दीन, इनका रूल आता है। फिर फाइनली जो मजबूत राजा बैठेगा इनके बाद, वो बैठेगा बलबन। बलबन के बाद उसका ग्रैंडसन भी आएगा, बट वो ज्यादा नहीं टिक पाएगा, फिर उनको हटा देंगे खिलजी, ठीक है। फिर वहां से पावर शुरू हो जाती खिलजी। तो खिलजी में जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसका सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी पावर में बैठेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या बनवाता है? हौस खास बनवाता है, ठीक है। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने एक शहर बनवाया था आपका फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद हो गया, जौनपुर हो गए, ये शहर आपके फिरोज शाह तुगलक के बनवाए हुए हैं। जो पूरा एक एरिया है दिल्ली में तुगलकाबाद, ठीक है, ये किसने बनवाया था? तुगलकाबाद डायनेस्टी के फाउंडर, ठीक है। तो जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो लोग आएंगे, फिर वो पावर में नहीं रह पाएंगे, तो खिलजी को पावर से हटा के गयासुद्दीन तुगलक पावर में आएगा, ठीक है। खिलजीज को हटा के गयासुद्दीन तुगलक पावर में आएगा, और ये पूरा एक सिटी क्रिएट कर देगा, पूरा किला वगैरह तुगलकों का। तो वो एरिया कहलाएगा तुगलकाबाद, ठीक है। तुगलकाबाद किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। तो फिरोज तुगलक ने नहीं बनाया तुगलकाबाद, तुगलकाबाद तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक का बनाया हुआ है। गयासुद्दीन तुगलक को एक और नाम से पुकारते थे, गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है सर, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज द यूनिक सिस्टम डेवलप्ड बाय द मुगल्स? इसमें से कौन सा एक बहुत फेमस सिस्टम है जो मुगल्स के टाइम पे, खासतौर से अकबर के टाइम पे डेवलप हुआ था? सेंट्रलाइज ऑटोक्रेसी, रियोतवारी सेटलमेंट, मनसबदारी सिस्टम, या लोकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्राइम डिटेक्शन? बताइए, इन चारों में से कौन सा एक यूनिक सिस्टम था जो मुगल्स ने डेवलप किया था? हाँ, नाम से वैसे समझ जाओगे, ये क्वेश्चन आसान है सर, नाम से समझ जाओगे क्वेश्चन आसान। हाँ, तो मुगल्स के टाइम पे क्या सिस्टम चलता था? मनसबदारी सिस्टम चलता था, ठीक है। करेक्ट आंसर इज मनसबदारी सिस्टम। ये मनसबदारी सिस्टम होता क्या था? देखो, इंडिया में एक बहुत बड़ी शुरुआत से प्रॉब्लम रही है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होता है? एक गांव होता है, गांव में जो जमीन होती है वो 3-4 बड़े जमींदारों के हाथ में होती है, और पहले ये उस जमीन को कंट्रोल करेंगे, फिर इनके बच्चे कंट्रोल करेंगे, फिर इनके बच्चे, तो एक फैमिली एक पूरे गांव के एरिया में पावरफुल हो जाती है, ठीक है। मान लो मेजोरिटी जमीन गांव की एक पावरफुल फैमिली के हाथ में है, तो बाकी गांव वालों का भला नहीं हो पाता उस जमींदार के चक्कर में। इसी को कहते हैं फ्यूडलिज्म, ठीक है। और ये जो जमींदार होगा ये फ्यूडेटरी भी कहलाता है। लेकिन इंडिया में फ्यूडलिज्म को सबसे पहले कंट्रोल किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या करा था? एक एरिया लिया, उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया, उस हर पार्ट को कहते थे इक्ता, और हर एक इक्ते पे एक ऑफिसर अपॉइंट होता था, और वो ऑफिसर ट्रांसफर हो जाता था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि वो वहां पर रहेगा फिर कल उसके बच्चे भी उस एरिया को कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं, उस ऑफिसर का ट्रांसफर होता रहता था, ठीक है। तो कोई भी एक फैमिली एक रीजन में पावर को कंसोलिडेट नहीं कर पाती थी, इसको कहते थे इक्तदारी सिस्टम।
फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक जब आएगा उसके टाइम पे ये फिरोज शाह तुगलक ये एक इक्तदारी सिस्टम को एक तरीके से खत्म कर देगा और फ्यूडलिज्म फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर बाद में जब अकबर गद्दी पे बैठेगा तो वो फिर से फ्यूडलिज्म को चोट पहुंचाएगा और वो एक नया सिस्टम लेके आएगा, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम भी जैसे आज का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम काम करता है, जैसे हर एक जिले में क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, ठीक है, हर एक जिले में एक आईएएस ऑफिसर होता है। उसी तरह से वो क्या करता था, अलग अलग उसने एरियाज डिवाइड कर दिए, हर एक एरिया में एक ऑफिसर अपॉइंट होता था, उस ऑफिसर को कहा जाता था मनसबदार, ठीक है, मनसबदार। मनसब का मतलब होता था रैंक होल्डर, रैंक, दार मतलब होल्डर, तो मनसबदार मतलब एक रैंक होल्डर, उसको एक रैंक दे दी जाती थी और उसको एक एरिया दे दिया जाता था। तो मनसबदार के दो काम होते थे, एक तो रेवेन्यू कलेक्ट करना और उस एरिया में मिलिट्री का काम करना, ठीक है, मिलिट्री का काम करना, उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये काम किसका होता था, मनसबदार। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता था कि मनसबदार जो भी बनेगा आने वाले दिनों में उसका बेटा ही मनसबदार बने, ऐसा नहीं होगा। मनसबदार का भी ट्रांसफर होता रहता था, आप कभी यहाँ कभी कहाँ, जैसे एक आईएएस ऑफिसर आज उसका भी ट्रांसफर होता रहता है। अगर किसी आईएएस ऑफिसर को एक जिले में ही पोस्टिंग परमानेंट दे देंगे तो वो उस जिले में अपनी पावर कंसोलिडेट कर लेगा, फिर वो सरकार की जल्दी नहीं सुनेगा। जब उसकी पावर मजबूत हो जाएगी उस जिले में, कल फिर वो एमएलए बन जाएगा उस एरिया का, फिर रूल करने लगेगा उस एरिया पे, ठीक है। तो सरकार ऐसा नहीं चाहती कोई अधिकारी किसी एक एरिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट करे, इसीलिए उनका ट्रांसफर करती रहती है। ऐसे ही अकबर के टाइम सिस्टम चलता था कि जो मनसबदार होते थे उनका भी ट्रांसफर होता रहता था, आज आप यहाँ के मनसब हैं तो कल यहाँ के मनसब होते थे। और जो भी वेल्थ आप एक जगह कलेक्ट करेंगे वो दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, तो इसीलिए कोई वेल्थ कलेक्शन पे ध्यान कम देता था, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द एम्पायर पे ध्यान ज्यादा देते थे, ठीक है। तो मनसबदारी में उनको एक रैंक दे दी जाती थी, उसी के अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिला करती थी, ठीक है। तो जो प्रिंस होते थे या जो राजपूत होते थे उनके मनसब ज्यादा ऊंचे होते थे, टॉप क्लास के मनसब होते थे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा आपकी रैंक उतना बड़ा आपका मनसब। फिर आगे चल के मनसब को दो पार्ट में बांट दिया गया, मनसब के दो हिस्से हो गए, एक हो गया जात और सवार। जात बता मनसब में जो जात थी वो बताती थी आपकी रैंक, कि आपकी जो ऑफिसर कैटेगरी में रैंक कितनी है, ठीक है। मतलब आप पे 3 स्टार ऑफिसर हो या 4 स्टार ऑफिसर हो, इस तरह से रैंक बताती थी। और सवार एक अमाउंट था जो बताता था कि आप कितने घोड़े अपने साथ रख सकते हो, ठीक है। आपको कितने घोड़ों की परमिशन है वो किससे पता चलते थे, आपके सवार से। तो मनसब को आगे चल के दो पार्ट में बांट दिया गया, जात और सवार। जात आपकी रैंक बताती थी जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी फिक्स होती थी, और सवार बताता था आप कितनी बड़ी कैवलरी रख सकते हो, ठीक है। तो ये था एक मनसबदार के यहाँ पे, ठीक है सर। तो ये मनसबदारी सिस्टम मुगल्स में चलता था। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो गिव मी थम्स अप। ऑलराइट, देन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी? इनमें से दिल्ली के किस सुल्तान ने टोकन करेंसी चलाई थी? पहले के जो रूलर्स होते थे वो कॉइन चलाते थे सिल्वर के या गोल्ड के, ठीक है। फिर एक नया सुल्तान बैठा, उसने कहा नहीं टोकन करेंसी चलाएंगे, मतलब ऐसी लोकल मटेरियल के कॉइन उसने चलाना शुरू कर दिए, ठीक है। उसने कहा क्योंकि जो सिल्वर या गोल्ड के कॉइन है उनको अगर हम रन करते हैं तो सिल्वर और गोल्ड के कॉइन बनाने में खर्चा ज्यादा आता है, ऑब्वियसली बात है।
जैसे आज के टाइम में हम जो करेंसी यूज करते हैं, जैसे 1 रुपए का जो सिक्का यूज करते हैं, ठीक है, इसकी फेस वैल्यू तो 1 रुपया है, बट क्या इसको बनाने में एक्चुअल कॉस्ट 1 रुपया आई होगी? नहीं, कुछ ही पैसा आई होगी। ठीक है, तो इसी तरह का कंसेप्ट एक दिल्ली का सुल्तान था, वो लेके आया, उसने ज्यादा दिमाग लगाया, है ना। उसने कहा नहीं ठीक है, वो क्या उसने करा, उसने कहा टोकन करेंसी लेके आते हैं, ये जो गोल्ड और सिल्वर की करेंसी है, इसमें स्टेट पे खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, तो टोकन करेंसी चलाएंगे। लेकिन उसका जो आइडिया था वो उल्टा पड़ गया उसी पे। क्यों? क्योंकि लोकल मटेरियल यूज करा, लोकल मटेरियल इजीली अवेलेबल है हर किसी के पास, तो लोग उसकी करेंसी की कॉपी बनाने लगे, तो मार्केट में फेक करेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब फेक करेंसी बढ़ जाएगी तो नुकसान किसको होगा? सुल्तान को होगा, स्टेट को होगा। तो वो चाह रहा था स्टेट का फायदा हो, लेकिन उसके इस स्टेप से उल्टा उसको नुकसान उठाना पड़ा। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये किसने किया था? ये किया था सर आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला राजा बना था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये जो ब्लंडर था वो किसके टाइम का था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का था। आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी है कि आप मतलब जो पैटर्न है उसको कॉपी नहीं कर सकते, इसलिए फेक करेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो पहले इसीलिए राजा गोल्ड यूज करते थे, सिल्वर यूज करते थे, ताकि गोल्ड और सिल्वर हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इतना इजीली कोई करेंसी को फेक नहीं कर सकता था। लेकिन इसने लोकल करेंसी बना दी, वो फेक हो गई, उल्टा बेचारे को नुकसान सुनना पड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, पुराना किला एट दिल्ली वाज बिल्ट बाय अकबर, शेरशाह, हुमायूं, शाहजहां। पुराना किला किसने बनवाया था? देखो, पुराना किला अभी हाल फिलहाल में काफी न्यूज में था, क्योंकि इस पे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे एक्सकेवेशन लगातार करता जा रहा है। एक्सकेवेशन करते करते पता चल रहा है कि ये किला बहुत एंशियंट टाइम से यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूटी दिख रही है, हर डायनेस्टी की कंटिन्यूटी दिख रही है, यानी यहाँ पर खुदाई करते जा रहे हैं, क्योंकि और खुदाई में होता क्या है, जितना पुराना टाइम होगा उतना ही नीचे गहराई में मिलेगा। ठीक है, हर एक डायनेस्टी का कुछ ना कुछ पार्ट इस पुराने किले में देखने को मिल रहा है। तो एक कंटिन्यूअस पता चल रहा है यहाँ पर लोगों का रहना रहा है पुराना किला के एरिया में। ठीक है, बट हिस्ट्री के हिसाब से अभी तक हम जो जानते हैं कि पुराना किला आपका किसने डेवलप करवाया था, तो वो डेवलप करवाया था, ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अकबर आया, अकबर के बाद आपका सॉरी बाबर आया। बाबर का भी रूल कब से कब तक चला? 1526 से 1530 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हुमायूं का रूल चला 1530 से 1540, और 40 में उसको अटैक झेलना पड़ गया शेरशाह सूरी का। फिर दिल्ली पे किसका कब्जा हो गया? शेरशाह सूरी। तो दिल्ली में उसने शेरशाह सूरी ने किला बनवाया। फिर बाद में 1555 में हुमायूं फिर वापस आया, 1555 में 1 साल जिया इसी किले में, हुमायूं फिर आगे रहा। ठीक है, ये किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी का बनवाया हुआ किला था, जिसमें हुमायूं रहा था। ठीक है सर, तो पुराना किला आपका जो फेमस है, किसने डेवलप करवाया था? वो था आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, हुमायूं से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हुमायूं फिर बाद में आपका वहां पर रहा था, बट वो डेवलप किसने करवाया है? आपका शेरशाह सूरी। हुमायूं ज्यादा रह नहीं पाया था उसको डेवलप कराने के लिए, मेनली जो उस पर काम किया है वो शेरशाह सूरी ने किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21।
Akbar's mausoleum is situated at Sasaram, Sikandra, Agra, Delhi. ठीक है, Akbar's mausoleum is situated at Sasaram, Sikandra, आगरा, दिल्ली। इनमें से कौन सी जगह पर अकबर का मकबरा है? मौजोलियम का मतलब होता है मकबरा, मतलब जहां पर राजा को दफना देते हैं और फिर उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना देते हैं। हाँ जी, आगरा में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ज्यादा प्रिसाइज ऑप्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा प्रिसाइज ऑप्शन हो जाएगा सिकंदरा। ठीक है, आगरा में एक लोकेशन है सिकंदरा, वहां पर आपका ये मकबरा लोकेटेड है। ऑप्शन ठीक तरह से इसमें अरेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगरा भी ठीक हो जाएगा, सिकंदरा भी ठीक हो जाएगा, दोनों ही ठीक हो जाएंगे यहाँ पर। लेकिन हाँ, दोनों में अगर ज्यादा प्रिसाइज पूछा जाए, ज्यादा एक्यूरेट पूछा जाए, तो वो सिकंदरा होगा। ठीक है, क्योंकि आगरा में एक लोकेशन है, जैसे आगरा के ही अंदर आपका फतेहपुर सीकरी आता है, उसी तरह से आगरा में एक लोकेशन है सिकंदरा। ठीक है, तो वहां पर आपका ये क्या कहते हैं, अकबर का मकबरा लोकेटेड है। मतलब ये बहुत ही, मतलब एक कह सकते हो अंडररेटेड जगह है। लोग मतलब दिल आगरा जाते हैं तो सब ताजमहल जाते हैं, कोई सिकंदरा नहीं जाता। वहां पर भी अगर आप जाएं तो एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ज्यादा अप्रोप्रिएट आपका इसमें सिकंदरा कहलाना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? यस और नो? क्लियर है तो एक बात हम सब दे दीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। छोटे छोटे पॉइंट से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, तो इसलिए ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के रखिए। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। आफ्टर हिज कोरोनेशन शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ, जब शिवाजी राजा बन गए, ताजपोशी हो गई उनकी, तो उन्होंने क्या टाइटल लिया? महाराजा कहा अपने आप को, पेशवा कहा, या छत्रपति कहा, या सम्राट कहा? वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ जी, तो शिवाजी ने कौन सा टाइटल अज्यूम किया है? ये तो मतलब सर आ जाए तो फिर तबाही मचा दोगे आप लोग, ये तो सभी टिक करके आएंगे। हाँ, तो छत्रपति शिवाजी आपने वर्ड सुना ही होगा। तो टाइटल उन्होंने क्या यूज किया? छत्रपति। तो उनकी कोरोनेशन हुई थी 1674, रायगढ़। रायगढ़ उनकी कैपिटल थी। फिर उन्होंने टाइटल्स कौन कौन से लिए? छत्रपति लिया, शाकाकर्ता लिया, क्षत्रिय कुलवंत लिया, हैंदव धर्मोधारक लिया। ठीक है, ये कुछ और टाइटल्स भी हैं जो छत्रपति शिवाजी के थे। तो अपार्ट फ्रॉम छत्रपति टाइटल, और जो भी जो टाइटल्स है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है दूसरा टाइटल दे दे। ठीक है, फिर शिवाजी के बाद धीरे धीरे मराठा एम्पायर पावर में आता चला गया। ठीक है, फिर छत्रपति की वैल्यू कम हो गई, छत्रपति के अंडर जो उनके मिनिस्टर होते थे पेशवा, पेशवा की वैल्यू बढ़ने लगी आने वाले टाइम में। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ राव, फिर बालाजी राव। ठीक है, तो इनके आने से फिर पेशवा की वैल्यू बढ़ गई, छत्रपति की फिर वो वैल्यू नहीं रह जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, which one of the following rulers laid the foundation of a new town where the modern city of Agra stands? आज जो मॉडर्न आगरा आप देखते हो, तो उसका फाउंडेशन किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर, या शाहजहां? आज जो आप मॉडर्न आगरा देखते हो, उसका फाउंडेशन किसने रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, अकबर, या शाहजहां? इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से करना ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी लोग गलत कर देते हैं, तो सोच समझ के आंसर देना।
ये भी केले के छिलके वाला सवाल है, स्लिप मार देता है। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? आज का जो मॉडर्न आगरा है, उसका फाउंडेशन किसने रखा? शाहजहां? शाहजहां कैसे लगा सकते हो आप? शाहजहां कैसे लगा सकते हो? शाहजहां ने तो दिल्ली डेवलप करवाया था सर, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहांबाद शाहजहां ने बनवाया ना, ये चांदनी चौक वगैरह उसके टाइम पे डेवलप हुए। तो शाहजहां का जो रोल है वो दिल्ली में है। अकबर का रोल है हाँ आगरा में, लेकिन शाहजहां का तो दिल्ली में ही है। तो शाहजहां कैसे आप लगा? अकबर लगाओ तो चलो एक बार समझ में भी आता है ना। तो वैसे करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी, अकबर नहीं है। करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी। अकबर से भी पहले कोई था जिसने वहां पे फाउंडेशन रखी थी मॉडर्न आगरा की, ठीक है। तो सिकंदर लोदी कौन था? यही जब आप डायनेस्टीज में आगे बढ़ोगे तो स्लेव डायनेस्टी रही, फिर आपका स्लेव डायनेस्टी में बलबन आखिरी पावरफुल राजा था। खिलजीज आ गए, खिलजीज में जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ये पावर में रहे। फिर उसके बाद आपका तुगलक्स आ गए, तो गयासुद्दीन तुगलक वगैरह आप देखोगे। फिर तुगलक्स की पावर कम हुई तो सैयद्स आ गए खिज्र खान से। फिर सैयद की पावर कमजोर हुई तो लोधी पावर में आ गए। ठीक है, तो दिल्ली डायनेस्टी में यही चलता रहा। स्लेव डायनेस्टी रही, फिर खिलजी डायनेस्टी रही, देन तुगलक डायनेस्टी रही, देन आपका सैयद डायनेस्टी रही, देन आपका लोधी डायनेस्टी है वो आ गई। ठीक है, SKT SL। फिर लोधी डायनेस्टी आ गई। लोधी डायनेस्टी के बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म होती है। फिर यहाँ से बाबर का रूल स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपका फिर मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लोधी में इसके फाउंडर थे बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी का बेटा था सिकंदर लोधी। 1489 से 1517 AD। ठीक है, बहलोल लोधी लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। और बहलोल का दूसरा बेटा सिकंदर लोधी आगे चल के क्या बनेगा? लोधी डायनेस्टी का रूलर बनेगा। ठीक है, तो उसने कैपिटल को दिल्ली से कहाँ ले आया था? आगरा ले आया था। वही दिल्ली से आगरा लेके आया था। ठीक है, फिर वहां फिर आगरा से ही काम चलेगा। जो ये आपका बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, ये सब लोग किधर रहेंगे? आगरा रहेंगे। ठीक है, फिर शेरशाह सूरी दिल्ली किला बनवाएगा, फिर ये लोग दिल्ली जाएंगे, फिर अकबर वापस आगरा आ जाएगा, फिर ये लोग शाहजहां के टाइम में वापस दिल्ली जाएंगे। ठीक है, ये ट्रांसफर चलता रहा। फिर सिकंदर लोदी के बाद मेरे को बताओ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? सॉरी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? लोधीस और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। तो मेरे को ये बताओ, सिकंदर लोधी के बाद कौन रूलर था जिसने बैटल लड़ी थी बाबर से? और सबसे बड़ी बात ये हुई कब थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? बिल्कुल सही बात है, 56 में से सेकंड बैटल हुई थी। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई थी, 1556 में। फर्स्ट बैटल याद रखना 1526। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, इब्राहिम लोदी था। सिकंदर लोदी के बाद जो अगला लोदी बैठेगा वो था इब्राहिम लोदी, और उसके और बाबर के बीच में होगी 1526 फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो बैटल्स है ना, बैटल के ईयर, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये पूछता रहता है। डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट याद है तो बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट हाँ, ईयर तो मत भूलना। तो जिनको ईयर भी नहीं याद है तो बराए मेहरबानी ईयर जरूर याद कर लें, 1526। ठीक है, तीन बैटल ऑफ पानीपत हुई है, 1526, 1556 और 1761। 1526, 1556, 1761, तीन बैटल ऑफ पानीपत, ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय। देखो, नामा का मतलब होता था एक तरीके की बायोग्राफी। नामा का मतलब होता था बायोग्राफी, उसके बारे में।
तो हुमायूं नामा, अकबर नामा, यानी उनके बारे में लिखा गया है। जैसे अबुल फजल ने अकबर नामा लिखा था अकबर के बारे में, इसी तरह से हुमायूं नामा किसने लिखा था? हिंट दे देता हूँ, हुमायूं नामा उनकी सिस्टर ने लिखा था, और उनकी सिस्टर का नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन, गुलबदन बेगम जो हुमायूं की सिस्टर थी, उन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। क्वेश्चन नंबर 25, हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज? नवरोज एक पारसीज का एक फेस्टिवल है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या तुगलक ने? जो नवरोज फेस्टिवल है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये भी प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज बलबन। बलबन कौन था सर? ये इल्तुतमिश का स्लेव था आपका। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठेंगी। फर्स्ट विमेन सुल्तान भी उन्हें बोला जाता है ऑफ मिडिवल इंडिया। और रजिया सुल्तान ज्यादा टिक नहीं पाएंगी, और उन्हें जो उनके नोबल्स से उनकी तरफ से भी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। रजिया सुल्तान के बाद दो चार छोटे छोटे आपका जैसे बैरम शाह वगैरह बैठेंगे, बैरम शाह, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन बैठेंगे। और नसीरुद्दीन का जो सन इन लॉ था वो था बलबन। बलबन पहले एक स्लेव था, लेकिन धीरे 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 उस वो अपना पावर स्ट्रक्चर बढ़ाता चला गया। फाइनली जो दिल्ली सुल्तान था नसीरुद्दीन शाह, उसका वो सन इन लॉ बना, और नसीरुद्दीन के बाद वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। ठीक है, अलग अलग वो सिस्टम लेके आया था, पैबोज एंड सजदा का लेके आया था, क्योंकि बलबन को ये डाउट था कि मैं एक बहुत नीची जगह से आया हूँ, तो हो सकता है मेरे खिलाफ ये लोग साजिशें करें, तो चेक करना चाहता था कि कौन लॉयल है कौन लॉयल नहीं है। तो इसीलिए उसने पैबोज और सजदा का सिस्टम शुरू किया। पैबोज मतलब पैर चूमो और मेरे सामने सजदा करो, तो जो लॉयल होगा वो करेगा, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। ठीक है, तो इससे वो थोड़ा सा चेक करना चाहता था कौन मेरे लिए लॉयल है। तो दिमाग का बहुत तेज था, उसने काफी एक स्ट्रिक्ट रूल क्रिएट किया था, काफी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखता था अपने टाइम में, मंगोल्स को भी कंट्रोल में रखा। ठीक है, और इसी ने पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसके बाद उसका जो ग्रैंड सन था कैकुबाद, वो बैठा। कैकुबाद ज्यादा नहीं चल पाया, फिर उसका बेटा शमशुद्दीन कायूमर जो 3 साल का था, उसको बैठाया गया, और कैमर को मार दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। और वहां से फिर ये जो ममलुक डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई थी, और जलालुद्दीन खिलजी बन गए फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी की। ठीक है, और जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था उनके सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी ने, और फिर वहां से पावर में आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये मारने मारने का सिलसिला चलता रहा। एक बार फिर भी स्लेव डायनेस्टी के जो भी रूलर्स रहे उनका एक लिस्ट मैंने यहाँ बना दिया है। इल्तुतमिश के बाद, वैसे तो वो रजिया सुल्तान को ही इल्तुतमिश चाहते थे राजा वो सुल्तान बने, बट नोबल से जबरदस्ती रुकनुद्दीन को बैठा दिया था गद्दी पे, लेकिन रजिया सुल्तान ने उस पे बवाल मचाया, और फिर वो पावर में रही, 4 साल रही। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर बहरम शाह का टाइम आ जाता है, फिर थोड़े टाइम के लिए मसूद भी बैठता है। अल मसूद की भी मदद की थी बलबन ने। ठीक है, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन आ जाते हैं। नसीरुद्दीन का जो सन इन लॉ था वो आपका बलबन था, और बलबन के बाद तो कैकबाद आ गया था। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस चली। इसमें जो पावरफुल रूलर थे वो थे आपके, देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ध्यान रखना, इल्तुतमिश ध्यान रखना, रजिया सुल्तान ध्यान रखना, फिर बलबन ध्यान रखना। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं स्लेव डायनेस्टी के। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 4 पे बनता है, बाकी सब तो बने तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए बने, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, चलिए, तो यहाँ तक ये आपके हो गए 25 क्वेश्चंस आज के। फिर इसके आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हो तो एक बार थम्स अप दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और रिवीजन पे अब फोकस शुरू कर दीजिए। अगर रिवाइज अभी तक नहीं किया है तो अब पहले जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, उसको पहले कवर करिए।
मैथ्स है तो प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, इंग्लिश है तो उसके जो रूल्स हैं उसको रिवाइज करिए, और जीके है तो जीके में आपका फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा होता है, तो पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको कंप्लीट करिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस का बायोलॉजी, पहले इनको रिवाइज करिए। इकोनॉमी को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन कई बार तो आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत रियरली का दुक्का आता है इकोनॉमी से। पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, कल तक का मैंने सारा पीडीएफ भेज दिया है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पीडीएफ में कुछ घंटों में भेज दूंगा, ठीक है। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो 9990784642 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। अगर नहीं मिलती है पीडीएफ तो इस पर व्हाट्सएप कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं कुछ घंटों में दोपहर तक ये पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।